प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर 15,400 करोड़ रुपए लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो रेल सेवा का करेंगे शुभारंभ। करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और साल 2023 के लिए प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी करेंगी सम्मानित। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में आज होगी नौसेना के नए बेस आईएनएस जटायु की तैनाती, तो वहीं कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर स्क्वाड्रन के रूप में कमीशन होगा MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 3 दिन के दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु खेलेंगी पहले दौर का मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ और निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान, एक्सप्लेनेड खंड, माजेरहाट मेट्रो खंड, आगरा मेट्रो खंड का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। आगरा मेट्रो खंड के उद्घाटन से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी। आरआरटीएस खंड से देश की राजधानी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता से केरल के कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनिथुरा टर्मिनल का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। नए मेट्रो रेल मार्ग का नाम हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी। हुगली नदी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कोलकाता और हावड़ा शहर को अलग करती है। इस रेल मार्ग का हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। यह रेल मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा है। यह हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ता है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी एक्सप्लेनेड से लेकर हावड़ा मैदान के बीच में मेट्रो शुरू करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस मेट्रो की खासियत यह है कि देश में पहली बार जो मेट्रो है हुगली नदी के नीचे से जा रही है, यानी कि ये पहली मेट्रो है जो नदी के नीचे से टनल बनाकर चली जा रही है। और ये जो आपको ब्लू जो निशान दिखाई दे रहा है, ये हुगली जो नदी है उसके नीचे से जो ये मेट्रो ट्रेन है ये जा रही है। और ये एक तरीके से अद्भुत कह सकते हैं कि जो अभियांत्रिकी है उसका एक नमूना है। और ये पूरी की पूरी जो मेट्रो ट्रेन है ये इस समय हुगली नदी के नीचे से चल रही है। और इसका जो सबसे गहरा जो हिस्सा है वो करीब 42 मीटर नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी बड़ी जो चुनौती है वो सामने आई होगी और कितनी कौशल के साथ इस जो मेट्रो है इसको बनाया गया है। और जहाँ जहाँ तक ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है
ये सारी की सारी जो मेट्रो की टनल है वो हुबली नदी के नीचे से इस समय चल रही है। और मेट्रो को अगर हम दिखाएं आपको, तो जो मेट्रो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें कि हावड़ा से जब आप एक्सप्लेनेड की तरफ आते हैं तो सामान्य रूप से जब आप बस का सफ़र करते हैं तो उसमें समय भी काफ़ी लगता है, लेकिन इस मेट्रो के बाद कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों के अंदर आप हावड़ा से कलकत्ता शहर के मध्य तक में पहुंच पाएंगे। और जहां तक स्टेशनों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि ये एक्सप्लेनेड से ये मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसके बाद ये महाकरण जो मेट्रो स्टेशन है वो आता है, और महाकरण के बाद ही जो हुबली नदी है वो उसके नीचे से ये ट्रेन चलती है। इसके बाद हावड़ा मेट्रो है और हावड़ा मेट्रो मैदान तक ये जो मेट्रो ट्रेन है वो पहुंचती है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि 6 कोच इस मेट्रो में लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं वो आसानी से इसमें सफ़र कर सकें। ये अद्भुत नमूना है हमारे इंजीनियर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मेट्रो ट्रेन को बनाया। और ये अभी भी जो ब्लू हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेट्रो ट्रेन इस समय हुबली नदी के नीचे से निकल रही है। इसका किराया भी बहुत मिनिमम रखा गया है। आप हावड़ा मैदान से लेकर एक्सप्लेनेड तक मात्र 10 रुपये में इस सफ़र को इस मेट्रो से तय कर सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। प्रधानमंत्री अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान बारासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बंगाल की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो संदेश खाली मामले पर महिलाओं को न्याय दिलाएं। हम लोग उनसे चाहते हैं कि हम लोग नारी को उन्हें सम्मान मिले और उसकी सुरक्षा, नारी को सुरक्षा मिले। नारी दिवस से पहले हमारे राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उसके तरफ से हमारे सब नारी लोगों को यही अर्जी है कि हमारा सब नारी को सुरक्षा दे और राज्य में जो परिस्थिति चल रही है उससे हम सब लोगों को मुक्ति। हम चाहते हैं मोदी जी से यही विनती करते हैं, जो वेस्ट बंगाल में महिला का जो असुरक्षित है इस बारे में वो कोई स्टेप ले और कुछ बताए ऐसे जो बंगाल में महिला लोग के लिए सुरक्षित रहे। इस बंगाल में जो नारी के ऊपर जो चर्चा हो रही है, तो देखिए आने वाले सामने जो 33% जो आरक्षण मोदी जी ने कहा, तो इसके दौरान नारी को उठना चाहिए। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ऐसे ये आशा कर रहे हैं, ये राज्यों में जो नारी सुरक्षा नहीं है वो नारी सुरक्षा हम लोग प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं, और नारी का सम्मान जो इस राज्य में नहीं है वो भी चाहते हैं। और संदेशखाली में जो घटना घटा है वो हम लोग दोबारा ये राज्य में नहीं चाहते। नारी के लिए तो वो बहुत कुछ करते हैं और 33% उनने संरक्षण भी दी है, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो नारी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा निश्चित करें, वो थोड़ा सा आश्वासन दे, यही हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बाद आज बिहार का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, रेल और तेल एवं गैस से जुड़ी इन परियोजनाओं से आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। पीएम मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी खुशी यहाँ के किसानों की है, क्योंकि 350 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट करके किसानों को बहुत बड़े सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। यह पूरा गन्ना उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और अब सुगौली और लौरिया को मक्के से एथेनॉल के लिए जो 132 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, वह सैकड़ों करोड़ का लाभ हमारे किसानों को देगा। पीएम कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के
समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। नरकटियागंज से गौनाहा तक की जो आमान परिवर्तन था, उस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, और 2 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन चलेगी गौनाहा से नरकटियागंज और दूसरी ट्रेन चलेगी रक्सौल से जोगबनी, जो कि चंपारण को कोसी और मिथिलांचल से और सीमांचल से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाएं और युवा बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदी, लखपति दीदी को सामने पाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति इस समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकार को उसके असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक के प्रतीक हैं, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। वहीं अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, विधि व न्याय स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। भारतीय नौसेना के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। ये आयोजन रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ की परिचालन कमान के तहत की गई थी। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों SLOC के तक फैला हुआ है। ये बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन की दिशा में भारतीय नौसेना को मदद करेगा। कावारत्ती में INS दीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। MH-60R सीहॉक स्क्वाड भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS 334 स्क्वाड्रन के रूप में भारतीय नौसेना को INS गरुड़ कोची में नए शामिल किए गए MH-60R सीहॉक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को चालू करेगी, जो भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मयोगी सफल क्रियान्वयन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने एक विशेष आवरण का विमोचन करने के साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले डाक कर्मयोगियों को सम्मानित किया। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने बताया कि देश में 5400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मयोगी के दूसरे चरण के पूरे होने पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने डाक कर्मयोगियों पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया और इसके साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। डाक कर्मयोगी करीब 4.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने का एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है कि पूरे भारतवर्ष में किसी एक विभाग ने डाक कर्मयोगी का प्रोजेक्ट को सफल कार्यान्वित करके ऐसा समारोह करने के लिए हमारा विभाग ने पहल की है। हमारे विभाग के करीब 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी को हमने ये ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग के बाद जैसे आपने देखा कि जिन्होंने अच्छा किया है उनको अवार्ड भी दिया है और हमने एक प्रतिबद्धता दिखाई जनता के प्रति, जो मोदी जी चाहते हैं कि देश में सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हैं। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश में डाक नेटवर्क को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे थे, लेकिन हाल के समय में देश में 5400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। एक समय था कि जब इस देश में ऐसा समय आया कि करीब 660 से अधिक पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया, जबकि एक ऐसा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है जिसके कारण हम और अधिक सेवाएं और प्रॉम्प्ट सेवाएं दे सकते हैं। तो हमारे विभाग ने अभी 5400 से अधिक पोस्ट ऑफिस नए खुले और 5000 खोल रहे हैं। और वैसे एरिया में जहां नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, जहां LW एरिया है, जहां आइलैंड हो, जहां डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे एरिया में। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि डाक विभाग नई प्रौद्योगिकी अपनाकर लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अनवरत कार्य के लिए डाक कर्मियों की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 सर्कल के डाक कर्मयोगियों, मुख्यालय की टीम और PTC वडोदरा के सदस्यों को भी सम्मानित किया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। मोदी का परिवार अब केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में मोदी परिवार की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी पहुंची। यहां लोगों ने बांसुरी स्वराज का स्वागत किया। कैसी रही मोदी परिवार की ये बैठक, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने की बांसुरी स्वराज से खास बातचीत। देश की राजधानी दिल्ली में मोदी जी के परिवार की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में शामिल हुई नई दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी। क्या कहेंगे, आज किस तरह की बैठक रही है? जी, मोदी जी के परिवार के प्रत्येक सदस्य की यहाँ पर बैठक थी। हम सब मोदी का परिवार है, हर भारतीय मोदी का परिवार है। आप ये देखिए, मोदी जी के कार्यकाल से पहले लीडर्स आते थे और जाते थे, लेकिन अगर किसी ने परिवार के बड़े की तरह देश का कल्याण करा है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गरीबी हटाओ केवल एक नारा बन के रह गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारा है एक परिवार के बड़े की तरह, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हमारी माताएं और बहनें चूल्हा फूंक के खास के थक जाती थी, लेकिन अगर किसी ने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर्स देकर उनको धुएं की ज़िंदगी से मुक्त करा है तो वो है हम सब के परिवार के बड़े हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। माता और बहनें सर पर मटकी लेकर कोसों चलती थी पानी के लिए, लेकिन 13 से 14 करोड़ घरों में अगर नल से जल पहुंचा है तो हमारे बड़े परिवार के सबसे बड़े पंत प्रधान, देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी ने फिक्र करी इसकी। और हाँ, विमेन रिजर्वेशन भी 40 साल पुराना विघ्न अगर उससे किसी ने हटाया है तो वो भी परिवार के बड़े श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। तो मैं वही कहूँगी कि पूरे देश के लिए एक परिवार को मानकर, एक जैसे एक परिवार का बड़ा होता है, हम सब उनके बच्चे हैं, इस तरह देश का विकास उन्होंने हम सब की फिक्र करके करा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सब हैं मोदी का परिवार। तो देख सकते हैं कितनी आश्वस्त दिखाई दे रही हैं बांसुरी स्वराज, जिनका कहना है कि मोदी जी का पूरा परिवार उनके साथ है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए कई भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों और ऐप निर्माताओं के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्ष ऐप को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गूगल और स्टार्टअप कंपनियां आने वाले महीनों में इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे। गूगल और स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ, दोनों के साथ डिस्कशंस हुए, अच्छी मीटिंग्स हुई और गूगल ने अग्री कर लिया है कि जो शुक्रवार की सुबह वाली जो स्टेटस था उस स्टेटस को वापस ले आएंगे
और सारी ऐप्स को फिर से लिस्टिंग करेंगे और आने वाले समय में दोनों आपस में साथ बैठ के डिस्कशंस करके और जो लीगल प्रोसेस चल रहा है उस सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालेंगे। गूगल का भारत की डिजिटल इंडिया की जर्नी में अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी स्टार्टअप कम्युनिटी और गूगल और बिग टेक सब मिलके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को इम्प्लीमेंट करें। ऊर्जा के क्षेत्र में साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने वाली है। इस मिशन के क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि JSL भारत की पहली ऐसी स्टेनलेस स्टील कंपनी बनी है जिसने वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार का संयंत्र स्थापित किया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। It gives me a tremendous pleasure to inaugurate this first green hydrogen plant, which is a coming together of two innovative path-breaking firms in the form of Jindal Stainless and Hygenco, steering the path for the steel sector not only within India but in many ways across the world. इस मौके पर जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभिदय जिंदल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन स्टेनलेस स्टील उत्पादन का एक अनिवार्य तत्व है और पारंपरिक प्रक्रियाओं के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। Our commitment to sustainability goes beyond this plant. It is woven into the fabric of everything we do, from our manufacturing process to our production innovations. Within the manufacturing landscape, we have been making consistent and diligent efforts to achieve net zero emissions, tying in with India's ambitious sustainability targets. We have prepared a sustainability roadmap for the future with an initial investment of rupees 700 crores towards various projects. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि कंपनी की यह पहल भारतीय इस्पात क्षेत्र को अधिक हरित और टिकाऊ बनाएगी। Jindal Stainless uses it for the what we call bright annealing, but for the purposes of the primary steel making, it can be used in three manners. I think we need many more such company and many more such sponsorship at the level of higher skill development in the frontier areas of steel technology. गौरतलब है कि हरित हाइड्रोजन परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन इकाई है जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 टन सालाना की कमी लाना है। उम्मीद की जाती है कि आगामी 20 सालों में इस परियोजना से 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां देश में हरित नौकरियां देने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक देश में जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सार्थक प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कालरा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शुरुआती दौर के मुकाबले जारी हैं। पेरिस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं भारत की स्टार शटलर PV सिंधु इस टूर्नामेंट में पहले दौर के मैच में मैदान पर होंगी। वहीं इससे पहले भारत के सात्विक साईराज ने भी और साथ ही चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में PCI के निलंबन को हटाने की बात कही है। गौरतलब है कि 9 मार्च को PCI के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इससे चुनाव में देरी होने की वजह से खेल मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय पैरालंपिक समिति को सस्पेंड कर दिया था। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और आंचल के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।